नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर अगला चैप्टर राष्ट्रपति देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है, 3 पार्ट में आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है आज का कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रपति जो है ये देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, विकल्प 1 सही हो जाएगा। देश का पहला नागरिक जो है ये राष्ट्रपति होता है, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति और तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्री परिषद में? तो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, वह अपने द्वारा या किसी अपने प्रतिनिधि के द्वारा इन शक्तियों का उपयोग या प्रयोग करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो कौन होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख? राष्ट्रपति होता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ये सब प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति जिस राज्य का या जिस देश का राष्ट्रपति होता है उस देश का प्रधान होता है, क्योंकि वो देश का पहला नागरिक होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? राज्य का प्रधान होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है। फिर कह रहा है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो किससे करना सर्वाधिक उचित है? ये ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, जो ब्रिटेन का सम्राट है उससे ही प्रेरित भारत के राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं हैं, आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन में। फिर कह रहा है यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? विकल्प है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन संभालेगा? ये संभालेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, उपराष्ट्रपति। ठीक है, बी विकल्प, उपराष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री? तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी विकल्प, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि ऐसी स्थिति आती है तो जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो इस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के महान्यायवादी को? तो किसको देता है? तो ये सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, 56(1) में ये बताया गया है। 56(1) में ये बताया गया कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो 56(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले सूचित करेगा। फिर कह रहा है यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, भारत के उपराष्ट्रपति। फिर कह रहा है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो जब यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो किसके समक्ष ये शपथ लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है? तो किसके समक्ष लेता है ये? अनुच्छेद 60 के तहत। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अनुच्छेद 60 के तहत भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, सत्ताधारी के राजनीतिक दल द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा, महाभियोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये एक महाभियोग प्रक्रिया होती है। इसको चलाकर या सदन में लाकर राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास कराने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी विकल्प, सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 60 दिन? तो कितने दिन की पूर्व सूचना देनी होती है? यानी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। बी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि संसद में कोई आरोप लगता है तो 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है। कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी उस प्रस्ताव पे होना चाहिए। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 14 दिन। फिर कह रहा है कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो ये संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनके कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। फिर कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका,
कनाडा, जापान, आयरलैंड। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये अमेरिका से ली गई है। अच्छा, कब इस पे महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है? जैसे मान लीजिए जब उस पर राजद्रोह, घूस अथवा अन्य किसी प्रकार से संविधान के अतिक्रमण जैसी प्रक्रिया या व्यवहार जब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा तो भारतीय संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये लिया कहाँ गया है महाभियोग? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका की संसद से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर, उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति बनने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर। तो ये संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है। महाभियोग प्रक्रिया किसमें है? महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। ठीक है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। ठीक है। ये जब सदन के सदस्यों में से 2/3 बहुमत से पास होगा तब इस प्रस्ताव को पास माना जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से, महाभियोग द्वारा। तो किस द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, महाभियोग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय में। तो ये लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है, यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाना संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। तो क्या हो जाएगा? संसद द्वारा महाभियोग। ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, संसद द्वारा महाभियोग। ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ठीक है। फिर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद द्वारा। तो किससे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, यानी संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर इसको हटाया जा सकता है। फिर है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में जो मनोनयन द्वारा होते हैं 12 सदस्य, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। फिर कह रहा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के अनुसार कार्यकाल ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अनुच्छेद 56। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए कितने दिन का या कितना समय मिलता है? तो 14 दिन यानी 2 सप्ताह का समय मिलता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा?
बी विकल्प 2 सप्ताह। ठीक है, 2 सप्ताह उसको अपने प्रचार प्रसार के लिए मिलता है मौका। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है, यदि कोई उसके निर्वाचन संबंधी विवाद है तो ये केवल उच्चतम न्यायालय में सुलझाया जाएगा और अनुच्छेद 71 में ये वर्णित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसमें अपनाई जाती है ये? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामले के मंत्री द्वारा। तो किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प भारतीय निर्वाचन आयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट पेपर द्वारा। तो किसके द्वारा ये किया जाता है? एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्न में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। तो ये योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह व्यक्ति किसी भी लाभ का पद पर कार्यरत न हो, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की पूरी योग्यता धारण करता हो। तो इसमें लिखा है कोई लाभ का पद न हो या किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपसे पूछ रहा है कौन सी अयोग्यता, तो यदि वो कोई लाभ का पद लिया है तो वो अयोग्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? 50-50। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। एक उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए इसमें, जब आप राष्ट्रपति के तौर पर मान लीजिए आवेदन करते हैं तो आपसे 15,000 रुपया जमानत राशि भी ली जाती है। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं आपको। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को कैसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय, डी विकल्प। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा। कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो बताइए कैसा होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और ये चुने कितने दिन के लिए जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं है। तो इसके निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है, वो कई बार, जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के या पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितने वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए?
35 वर्ष, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये योग्यता में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, भारत का संवैधानिक प्रमुख, या भारत राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, बी विकल्प, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। फिर कह रहा, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो राष्ट्रपति कितने समय तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। ठीक है, तो ये 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतने ही थे, ये फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट इसके और आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कम से कम वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।